हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है पावर शेयरिंग। पावर मतलब अगर पॉलिटिकल सेंस में कहें जो सत्ता होती है, गवर्नमेंट जो चलाते हैं, उसकी कैसे जो है पावर शेयरिंग होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो हमारा चैप्टर है, इससे हम अपना जो टूर चल रहा था डेमोक्रेसी का, जो हमने पिछले साल शुरू किया था, उसको कंटिन्यू करेंगे। अब पिछले साल हम लोगों ने क्या देखा कि जो डेमोक्रेसी होती है उसमें सारी की सारी पावर्स जो हैं वो किसी एक ऑर्गन पे या गवर्नमेंट की नहीं होती। जो हमारे तीन ऑर्गन है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीनों में से ऐसा नहीं है कि एक ही के पास सारी पावर्स है। एक ये जो इंटेलिजेंट शेयरिंग है पावर की लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी डेमोक्रेसी को डिजाइन करने के लिए। तो ये वाला जो हमारा चैप्टर है और इसके बाद के जो दो चैप्टर्स में, उसमें हम यही जो आइडिया है पावर शेयरिंग का, इसको आगे बढ़ाएंगे। यहां पर हम दो स्टोरी से स्टार्ट कर रहे हैं, बेल्जियम और श्रीलंका की। दोनों ही स्टोरीज जो हैं वो बताएंगी कि कैसे जो डेमोक्रेसीज हैं वो हैंडल करती हैं डिमांड्स जो पावर शेयरिंग की है। ये जो स्टोरीज हैं ये आपको कुछ ऐसे जनरल कंक्लूजन्स देंगी कि किस लिए पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है डेमोक्रेसी के अंदर। साथ ही साथ हमें मदद मिलेगी डिस्कस करने में अलग अलग फॉर्म्स पावर शेयरिंग की, जो कि हम फिर आगे वाले जो दो चैप्टर्स हैं उनमें कंटिन्यू करेंगे। बेल्जियम और श्रीलंका को पढ़ने से पहले एक जगह यहाँ इक्वेशन दी हुई है, शेयरिंग पावर इज इक्वल टू डिवाइडिंग पावर इज इक्वल टू वीकनिंग द कंट्री। तो अगर ऐसा है तो हम हमेशा इसी से ही की शुरुआत करते हैं। तो इसलिए इसका शुरुआत इससे करी जाती है क्योंकि बहुत से लोगों का क्या मानना है कि अगर पावर शेयर्ड होती है अलग अलग ग्रुप्स में तो वो नेशन को डिवाइड कर देगी और कंट्री को कमजोर कर देगी। पर ये जो चैप्टर है ये हमें बताता है कि ये बिलीफ सही नहीं है। रियलिटी में क्या है, अगर पावर शेयर करते हैं तो एक्चुअल में डेमोक्रेसी को मजबूत करती है, वो कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस करती है जो सोशल ग्रुप्स के बीच में होते हैं। एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप पे डोमिनेट करने से मदद करती है, रोकती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बढ़ाती है और यूनिटी जो है वो कोऑपरेशन के थ्रू बिल्डअप करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इससे स्टार्ट करते हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो पावर शेयरिंग है वो वीकन करती है कंट्री को, तो उसके बाद ही हम जो है ये भी बताते हैं फैक्ट में कि पावर शेयरिंग जो है वो एक्चुअल में यूनिटी और डेमोक्रेसी दोनों को मजबूत करती है। तो जो पहले है वो मिसकंसेप्शन है, रियलिटी ये है कि जो पावर शेयरिंग है वो यूनिटी और डेमोक्रेसी को मजबूत करती है, स्ट्रेंथन करती है। चलिए अब अपनी स्टोरीज देखते हैं। बेल्जियम के बारे में आपको पता ही, एक छोटी सी कंट्री है यूरोप में, जिसका जो एरिया है वो हमारे हरियाणा स्टेट से भी छोटा है। इसके जो लगे हुए कंट्री बॉर्डर्स हैं उसमें है फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी और लग्जमबर्ग। पॉपुलेशन 1 करोड़ से कुछ ज्यादा है, जो हमारे हरियाणा की पॉपुलेशन की लगभग आधी है। जो यहाँ का एथनिक कॉम्पोजिशन है, एथनिक मतलब होता है, आपके यहाँ नीचे मीनिंग भी दिया हुआ है, एक सोशल डिवीजन है जो कि शेयर्ड कल्चर पे आधारित होता है। लोग जो सेम एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं वो बिलीव करते हैं अपने कॉमन ओरिजिन में, क्योंकि उनके यहाँ उसमें सिमिलैरिटीज होती है, फिजिकल टाइप भी, कल्चर भी, और दोनों की। ये जो है जरूरी नहीं है कि इनका सेम रिलीजन जो है वो हो या नेशनैलिटी हो। तो जो एथनिक कॉम्पोजिशन है इस छोटी सी कंट्री का वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। पूरी कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 59% जो है वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और वहां पर डच भाषा बोलते हैं। बचे हुए 40% जो है वो वलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। बचे हुए इसमें से भी जो 1% है वो जर्मन बोलते हैं। तो जो कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स, वहां पर 80% लोग तो फ्रेंच बोलते हैं, जबकि 20% जो है वो डच बोलने वाले हैं। अब जो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है वो ज्यादा रिच है और पावरफुल है। इसका जो है विरोध किया गया था डच स्पीकिंग कम्युनिटी के द्वारा, जिनको बेनिफिट मिला इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और एजुकेशन का बहुत बाद में। इससे क्या हुआ, जो डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज थी
उनके बीच में तनाव हो गया 1950s और 1960s के दौरान। जो टेंशन थी दोनों कम्युनिटीज की वो बहुत ज्यादा हो गई थी ब्रुसेल्स के अंदर। अब ब्रुसेल्स ने एक स्पेशल प्रॉब्लम जो है सामने रखी। डच स्पीकिंग के जो लोग थे वो मेजॉरिटी में थे कंट्री में, लेकिन माइनॉरिटी थे कैपिटल में। तो अगर इसी सेम सिचुएशन को हम कंपेयर करें एक और कंट्री से, श्रीलंका। श्रीलंका क्या है? एक आइलैंड नेशन है जो कि कुछ ही किलोमीटर्स दूरी पे सदर्न कोस्ट जो तमिलनाडु का है वहां से। इसमें लगभग 2 करोड़ लोग रहते हैं, जितने की हमारे हरियाणा में। बाकी और नेशंस के जैसे साउथ एशिया रीजन के जैसे जो नेशंस हैं, श्रीलंका की भी डाइवर्स पॉपुलेशन है। जो मेजर सोशल ग्रुप्स हैं वो है सिन्हला स्पीकर्स 74% और तमिल स्पीकर्स हैं लगभग 18%। अब तमिल्स में भी जो है 2 सब ग्रुप्स हैं। तमिल नेटिव्स जो कंट्री के हैं वो कहे जाते हैं श्रीलंकन तमिल्स, जो कि 13% है। जो बचे हुए हैं उनके जो फोरफादर्स थे वो इंडिया से आए थे प्लांटेशन वर्कर्स के तौर पर, जिस टाइम पे कॉलोनियल पीरियड था इंडिया में, और इसीलिए उनको इंडियन तमिल्स कहा जाता है। अब आप अगर मैप से देखो तो श्रीलंकन तमिल्स जो हैं वो नॉर्थ में ज्यादा है और ईस्ट में ज्यादा है कंट्री के। ये रहा मैप श्रीलंका का। इसमें आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि जो सिन्हलीज हैं वो है येलो कलर में, श्रीलंकन तमिल जो है वो आपका ऑरेंजिश कलर में है, इंडियन तमिल मैरून कलर में है, और मुस्लिम्स जो है वो स्पॉट्स में ये जो दिए हुए हैं इनमें है। तो ज्यादातर जो सिन्हला बोलने वाले लोग हैं वो बुद्धिस्ट हैं, जबकि तमिल्स जो हैं वो मेनली हिंदूज और मुस्लिम्स हैं। 7% क्रिश्चियंस हैं जो तमिल और सिन्हला दोनों बोल लेते हैं। आप इमेजिन करिए अगर इन सिचुएशंस में क्या होगा। बेल्जियम के अंदर जो डच कम्युनिटी है वो जो है एडवांटेज लेगी अपनी न्यूमेरिक मेजॉरिटी के कारण, क्योंकि उसकी संख्या ज्यादा है, और अपनी जो इच्छा है वो फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन पर हावी करेगी। इससे क्या होगा, आगे जो है कम्युनिटीज में और ज्यादा मतभेद होगा। इससे एक मेसी तौर पे कंट्री का विभाजन हो जाएगा। दोनों ही साइड्स क्लेम करेंगी कंट्रोल अपना ब्रुसेल्स के ऊपर। वहीं श्रीलंका में सिन्हला कम्युनिटी जो है वो ज्यादा बड़ी मेजॉरिटी इंजॉय करती है और अपनी इच्छाएं जो है वो पूरी कंट्री पे थोपेगी। तो अब देखते हैं दोनों इन कंट्रीज में क्या हुआ। मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका जो है एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पे उभरा 1948 में। जो लीडर्स थे सिन्हला कम्युनिटी के, उन्होंने सिक्योर करने की कोशिश करी अपनी डोमिनेंस गवर्नमेंट के ऊपर अपनी मेजॉरिटी के बल पे। नतीजा क्या हुआ, जो डेमोक्रेटिकली चुनी हुई गवर्नमेंट थी अब उसने बहुत सारे ऐसे मेजॉरिटेरियन स्टेप्स उठाए ताकि सिन्हला की जो है सुपरमेसी बनी रहे। 1956 में एक एक्ट पास किया गया जिसमें सिन्हला को एक अकेली ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया और तमिल को डिसरिगार्ड कर दिया गया। गवर्नमेंट भी ऐसी ऐसी पॉलिसीज जो है अपना रही थी जिसमें मेनली सिन्हला एप्लीकेंट्स जो है उनका फेवर किया जा रहा था यूनिवर्सिटी पोजीशंस या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। अब ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था इसने तय किया था कि जो स्टेट है वो प्रोटेक्ट भी करेगा और एक तरह से पालन पोषण भी करेगा बुद्धिज्म का। जितने ये सारे गवर्नमेंट के स्टेप्स थे एक के बाद एक जो आ रहे थे, इससे क्या हुआ, जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनके मन में एक बिल्कुल अलग थलग पड़ने वाली जो है फीलिंग जनरेट होने लग गई। उनको ऐसा लगा कि कोई भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो है जिसको कि बुद्धिस्ट सिन्हला लीडर्स जो है लीड कर रहे हैं, वो कोई भी जो है संवेदनशील नहीं है हमारी लैंग्वेज और कल्चर को लेकर। उनको ऐसा लगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है और गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं वो इन तमिलियंस को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स जो है वो देने से मना कर रही हैं, उनके अगेंस्ट भेदभाव कर रही हैं जॉब्स देने में या बाकी और जो अपॉर्चुनिटीज में है, और साथ ही साथ उनके इंटरेस्ट को भी इग्नोर कर रही हैं। नतीजा क्या हुआ, जो रिलेशंस थे सिन्हला और तमिल कम्युनिटीज के बीच में अब समय के साथ उनमें जो है थोड़ा सा टकराव शुरू होने लग गया था, मीन्स तनाव बढ़ने लग गया था। जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने पार्टीज जो है वो लॉन्च करी
और स्ट्रगल शुरू कर दिया अपने रिकॉग्निशन के लिए तमिल की, कि वो जो है ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाए, रीजनल ऑटोनॉमी के लिए यानी जो क्षेत्रीय तौर पे उन्हें छूट दी जाए, और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एजुकेशन और जॉब्स को करने के लिए। पर इनका जो डिमांड था कि ज़्यादा छूट दी जाए उन प्रोविंसेस को जहाँ पे तमिल ज़्यादा है, उसको बार बार जो है मना कर दिया जा रहा था। 1980s में कई सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बनाई गई, जिसमें वो लोग डिमांड कर रहे थे कि इंडिपेंडेंट तमिल ईलम स्टेट की नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट्स में श्रीलंका के। अब ये दोनों ही कम्युनिटीज के बीच में जो एक ट्रस्ट खत्म हो गया था, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा और कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे बढ़ने लग गया, और जल्द ही ये एक सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। नतीजा क्या हुआ? हजारों की संख्या में लोग जो दोनों ही कम्युनिटीज के थे वो मारे गए। बहुत सारी फैमिलीज को फोर्स किया गया कि वो कंट्री को छोड़ दें रिफ्यूजी के तौर पे, और अपना जो है कई इसमें ऐसे थे जिनकी जो अपनी जीविकाएं वगैरह थी सब खत्म हो गई थी। सिविल वॉर के कारण एक बहुत भयानक सेटबैक लगा सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ को इस कंट्री के, और ये जाकर खत्म कब हुआ? 2009 में। अब देखते हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम। जो बेल्जियन लीडर्स थे उन्होंने बिल्कुल ही अलग रास्ता चुना। पहली बात, उन्होंने जो है जो रीजनल डिफरेंसेस थे जो एग्जिस्ट कर रहे थे उसकी पहचान करी, और जो कल्चरल डाइवर्सिटीज थी उनको एक तरह से उन्होंने उसकी पहचान करी। 1970 से 1993 के बीच में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया 4 बार, ताकि एक ऐसा अरेंजमेंट बन सके जिससे सब लोग जो है एक ही कंट्री में साथ रह सके। जो अरेंजमेंट उनका फाइनली वर्कआउट करा वो बाकी और कंट्रीज से बहुत अलग था और बहुत ही इनोवेटिव था। तो अभी यहाँ पर आप देखिए जो बेल्जियन मॉडल थे उसके कुछ एलिमेंट्स दिए हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब किया कि जो नंबर ऑफ डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में बराबर हो। कुछ स्पेशल लॉज जो हैं उनकी जरूरत है ताकि मेजॉरिटी जो मेंबर्स की है हर एक लिंग्विस्टिक ग्रुप से उसको सपोर्ट कर सके। तो कोई भी सिंगल कम्युनिटी जो है वो अपने आप से अकेले डिसीजन नहीं ले पाएगी। बहुत सारी पावर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी वो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई, जो दोनों रीजन्स थे कंट्री के उन लोगों के स्टेट गवर्नमेंट्स को दी गई। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। ब्रुसेल्स जो है उसका एक सेपरेट गवर्नमेंट था जिसमें दोनों ही कम्युनिटीज की इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी। फ्रेंच बोलने वाले लोग ने एक्सेप्ट किया इक्वल रिप्रेजेंटेशन ब्रुसेल्स में, क्योंकि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उसने जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, इसलिए जो है उन लोगों ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया। इसके अलावा जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट थी, एक और तीसरी तरीके की गवर्नमेंट थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसको लोगों ने चुना था जो कि एक लैंग्वेज कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ रहते थे। गवर्नमेंट के पास पावर थी कल्चरल, एजुकेशनल और जो भी लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको हैंडल करने की। अब आपको बेल्जियन मॉडल बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, ये कॉम्प्लिकेटेड है इवन जो लोग बेल्जियम में रहते हैं उनके लिए भी, पर यहाँ पर जिन्होंने उस तरह से अरेंजमेंट किए वो बहुत अच्छे से चले। इससे क्या हुआ, एक सिविक तौर पे जो लड़ाई होती है दो मेजर कम्युनिटीज के बीच में उसको कम किया गया, अवॉइड करा जा सकता था, और एक पॉसिबल डिवीजन कंट्री का जो है लिंग्विस्टिक लाइंस पर हो पाया। जब बहुत सारी कंट्रीज जो यूरोप की हैं वो साथ में आई यूरोपियन यूनियन बनाने के लिए, ब्रुसेल्स जो है उसको अपना हेडक्वार्टर बनाया गया। अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी है कि कोई भी न्यूज़पेपर आप एक हफ्ते तक पढ़ो और फिर उसकी जो क्लिपिंग्स है न्यूज़ जो कि रिलेटेड है एक ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स या वॉर्स की, उनसे आप क्या कहते हैं उनकी क्लिपिंग्स निकालो। 5 स्टूडेंट जो हैं अपनी क्लिपिंग्स को मिलाकर क्या करना है, क्लासीफाई करो कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो है उनके लोकेशन के अकॉर्डिंग आपका स्टेट, इंडिया या बाहर के इंडिया की है, क्या कॉज है इन कॉन्फ्लिक्ट्स का, कैसे ये जो है रिलेटेड है पावर शेयरिंग डिस्प्यूट से, कौन सी इसमें से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व कर सकती हैं अगर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स किए जाएं। तो ये आपको एक एक्टिविटी दी गई है। तो अभी हमने जो दोनों स्टोरीज थी बेल्जियम और श्रीलंका की, इससे क्या सीखा, दोनों डेमोक्रेसीज थी, तब भी उनको पावर शेयरिंग की जो क्वेश्चन था एक उसके साथ बड़े अलग तरीके से डील करना पड़ा।
बेल्जियम में लीडर्स को इस बात का एहसास हुआ कि जो यूनिटी कंट्री की है वो पॉसिबल है अगर हम फीलिंग्स और इंटरेस्ट जो बाकी कम्युनिटीज के हैं उनको जो है रेस्पेक्ट करें, या जो और रीजन्स की है। इस तरह का जो रियलाइजेशन था, इसका नतीजा क्या हुआ, एक म्यूचुअल तौर पे एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट हुआ पावर शेयरिंग को लेकर। श्रीलंका ने जो है इसका बिल्कुल ही ऑपोजिट एग्जाम्पल सेट किया। उसने ये बताया कि अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी चाहती है फोर्स करना अपनी जो उसकी खुद की डोमिनेंस है दूसरों के ऊपर और पावर शेयर करने से मना कर दे, तो उससे क्या होता है, जो कंट्री की यूनिटी है वो काफी हद तक खतरे में पड़ जाती है। अब यहाँ देखिए एक कितनी अच्छी कार्टून बताई है, फाइन जर्मन इंजीनियरिंग की। ये जो कार्टून है ये बता रही है कि जो प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे जर्मनी की जो क्या कहते हैं ग्रैंड कोलिशन गवर्नमेंट थी, उसको जो चलाने की जो प्रॉब्लम्स थी, जिसमें दो मेजर पार्टीज थी कंट्री की, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। अब दोनों ही पार्टी जो है वो हिस्टोरिकल तौर पे देखा जाए तो एक दूसरे की विरोधी थी। उनको मजबूरी में कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ी क्योंकि दोनों को क्लियर मेजॉरिटी सीट्स की नहीं मिली अपने आप से 2005 इलेक्शंस में। अब उनके बहुत सारे डाइवर्जेंट पोजीशंस थे कई सारे पॉलिसी मैटर्स को लेकर, पर तब भी वो लोग जो है साथ मिलकर गवर्नमेंट को चला रहे थे। तो कितने अच्छे से उन्होंने जो है यहाँ पर दिखाया है। अब क्वेश्चन आता है कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है, या क्यों इच्छा है पावर शेयरिंग की। दो डिफरेंट सेट्स जो रीजंस के हमने अभी आपके दिए हैं पावर शेयरिंग के फेवर में। पहला, पावर शेयरिंग अच्छी है क्योंकि उससे क्या होता है, जो पॉसिबिलिटी है कॉन्फ्लिक्ट की सोशल ग्रुप्स के बीच में उसको कम करने में मदद मिलती है। अब कई बार सोशल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हिंसात्मक रूप ले लेती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, राजनीतिक तौर पर स्थिरता नहीं होती। तो पावर शेयरिंग एक बहुत अच्छा तरीका है इंश्योर करने के लिए स्टेबिलिटी पॉलिटिकल ऑर्डर की। अगर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसकी जो भी उसकी इच्छाएं हैं उसके दूसरे के ऊपर लादा जाएगा तो वो एक अट्रैक्टिव ऑप्शन लगेगा, पर शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन में उससे क्या है, नेशन की जो यूनिटी है उसको कहीं ना कहीं हम खतरे में डालते हैं। जो मेजॉरिटी है उसकी जो टायरनी है यानी अत्याचार है वो खाली ऑपरेसिव माइनॉरिटी के लिए नहीं है, वो कई बार मेजॉरिटी पर भी बुरा प्रभाव या उल्टा प्रभाव डालती है। वही एक सेकेंड और डीपर रीजन है पावर शेयरिंग क्यों अच्छी है डेमोक्रेसीज के लिए। पावर शेयरिंग को जो है स्पिरिट माना जा सकता है डेमोक्रेसी का। जो डेमोक्रेटिक रूल होता है उसमें मेनली पावर शेयरिंग होती है उन लोगों के साथ जो इसके करने से अफेक्ट पड़ता है, मतलब जिनके ऊपर इस पर असर पड़ता है या जिनको उन असर के साथ रहना पड़ता है। लोगों के पास अधिकार है कि उनसे सलाह ली जाए कि कैसे वो चाहते हैं कि उनको रूल किया जाए। एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है वो होती है जहां सिटीजन्स जो है खुद हिस्सा लेके एक सिस्टम में अपना जो है मुकाम हासिल करते हैं, एक स्टेक हासिल करते हैं, से जिसे कहते हैं। चलिए अब जो है फर्स्ट सेट ऑफ रीजंस जो है प्रूडेंशियल और सेकंड जो है वो मॉरल, ये बोलते हैं हम अपने जो भी हमने अभी आपके सामने तर्क रखे। जो प्रूडेंशियल रीजंस है वो स्ट्रेस करते हैं कि पावर शेयरिंग जो है वो ज़्यादा बेटर आउटकम देती है, और मॉरल रीजंस जो है वो ये मतलब जोर डालते हैं कि जो पावर शेयरिंग है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, मतलब पावर शेयर का एक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है, प्रूडेंस पर आधारित, केयरफुल कैलकुलेशन गेन्स और लॉस का। प्रूडिशियल डिसीजंस जो है ज़्यादातर कंट्रास्ट करते हैं उन डिसीजंस के साथ जो प्योरली मॉरल कंसिडरेशंस पर आधारित होते हैं। एनेट जो है वो डच मीडियम स्कूल में पढ़ती है नॉर्दर्न रीजन ऑफ बेल्जियम में। बहुत सारे जो फ्रेंच स्पीकिंग स्टूडेंट्स हैं उनके स्कूल में वो जो है मीडियम जो इंस्ट्रक्शन का है वो फ्रेंच चाहते हैं। सेल्वी स्कूल में पढ़ती है नॉर्दर्न रीजन ऑफ श्रीलंका के। वहाँ जितने भी स्टूडेंट्स इसके स्कूल में वो तमिल स्पीकिंग है और वो चाहते हैं कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो तमिल हो। तो अगर पेरेंट्स जो एनेट और सेल्वी के हैं वो अपनी जो गवर्नमेंट है उनको अप्रोच करें कि भाई जो बच्चे की इच्छा है वो तमिल स्पीकिंग की है या फ्रेंच स्पीकिंग की है, उस चीज़ को अगर देखते हुए वो अपनी गवर्नमेंट को अप्रोच करें तो आपको क्या लगता है इसमें कौन सफल होगा और क्यों? तो जो खलील का डिलेमा है अब उसको देखते हैं क्या है, खलील का क्या कंफ्यूजन है।
विक्रम जो है वो अपनी मोटर बाइक ड्राइव कर रहा था चुपचाप, मतलब बिल्कुल शांति थी, बिल्कुल चारों तरफ जो है, और विक्रम जो है मोटर बाइक ड्राइव कर रहा था। वेताल जो है वो उसके पीछे बैठा हुआ था। एज यूजुअल वेताल जो है वो विक्रम को एक स्टोरी सुनाता है ताकि ड्राइव करते वक्त उसे नींद ना आए। अब इस टाइम पे जो है स्टोरी कैसे वो बताता है। क्या स्टोरी थी? बेरूत के शहर में एक आदमी रहता था जिसका नाम था खलील। उसके पेरेंट्स जो है वो अलग अलग कम्युनिटीज को बिलोंग करते थे। उनके फादर जो है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे और मदर जो है वो एक सुन्नी मुस्लिम थी। ये चीज बहुत अनकॉमन नहीं है आजकल के मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में। लोग अलग अलग कम्युनिटीज के जो लेबनान में रहते हैं वो भी हैं अपनी कैपिटल बेरूत में रहने आ गए। अब सब साथ रहते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और कई बार एक सिविल वॉर भी हो जाती है उन लोगों के बीच में। ऐसे में खलील के जो एक अंकल थे उनकी इस वॉर में डेथ हो गई। जब सिविल वॉर खत्म हुआ तो लेबनान के जो लीडर थे वो साथ आए और एग्री किया कुछ बेसिक रूल्स पावर शेयरिंग के अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में। अब इन रूल्स के हिसाब से कंट्री के जो प्रेसिडेंट है वो होने चाहिए मैरोनिट सेक्ट जो कैथोलिक क्रिश्चियंस का है उससे, प्राइम मिनिस्टर सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी से, जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सेक्ट से, और जो स्पीकर है वो शिया मुस्लिम्स के। इस पैक्ट के अंतर्गत क्रिश्चियंस जो है उन्होंने एग्री किया कि वो जो है फ्रेंच प्रोटेक्शन नहीं लेंगे, और मुस्लिम्स ने एग्री किया कि वो जो है यूनिफिकेशन नहीं करेंगे जो नेबरिंग स्टेट है सीरिया के उनके साथ। जब क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स इस एग्रीमेंट पर सहमत हुए तो वो जो है लगभग इक्वल थे पॉपुलेशन में। दोनों ही साइड्स ने जो है रेस्पेक्ट करी इस एग्रीमेंट की, जबकि अभी जो मुस्लिम्स हैं वो क्लियर मेजॉरिटी में। खलील को ये सिस्टम जरा सा भी नहीं पसंद आया। वो एक बहुत ही पॉपुलर मैन है, पॉलिटिकल एम्बिशन वाला, पर जो प्रेजेंट सिस्टम है उसके अंडर जो टॉप पोजीशन है वो उसकी पहुंच से बाहर है। वो ना तो प्रैक्टिस करता है अपने फादर की, ना ही मदर के रिलीजन को, और ना ही उन दोनों की उससे जाना जाना चाहता है। उसे समझ नहीं आता कि लेबनान जो है वो बाकी नॉर्मल डेमोक्रेसी की तरह क्यों नहीं हो सकता। एक इलेक्शन कराओ, हर एक को इलेक्शन लड़ने का मौका दो, और जिसके पास भी मैक्सिमम वोट्स आए वो प्रेसिडेंट बन जाए, भले ही वो किसी भी कम्युनिटी को बिलोंग करता हो। वो ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते जैसे बाकी और डेमोक्रेसीज में होता है दुनिया की? वो सवाल उठाता है। तो उसके जो एल्डर्स जिन्होंने इतना ब्लडशेड देखा था सिविल वॉर में, वो बोलते हैं कि प्रेजेंट सिस्टम जो है वो बेस्ट गारंटीड है पीस के लिए। मतलब इस प्रेजेंट सिस्टम के कारण जो है वो बहुत शांति बनी हुई। स्टोरी जो है वो खत्म नहीं हुई, पर वो जो है टीवी टावर पहुंच गए जहां वो हर दिन रुकते थे। वेताल ने जो है अपने आप को क्विकली रैप अप किया और अपनी जो क्वेश्चन वाली पोस्ट थी उसमें आ गया। उसने एक क्वेश्चन रखा विक्रम के सामने, अगर तुम्हारे को पावर दी जाए कि तुम जो लेबनान के रूल्स हैं उनको दोबारा से लिखो तो तुम क्या करोगे? क्या तुम रेगुलर रूल्स जो है उसको अडॉप्ट करोगे जो कि हर जगह फॉलो किए जाते हैं जैसा खलील ने सजेस्ट किया, या ओल्ड रूल्स तक वहीं तक सीमित रहोगे, या कुछ और ही करोगे? वेताल जो है विक्रम को ये बताना नहीं भूलता उसका बेसिक फैक्ट, अगर तुम्हारे पास आंसर है माइंड में और तुमने नहीं बोला तो तुम्हारी ये जो मोबाइल है ये फ्रीज हो जाएगी और साथ ही साथ तुम भी फ्रीज हो जाओ। तो अब आपको विक्रम की मदद करनी है कि वो वेताल को जवाब दे। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग कौन सी होती है? जो आइडिया है पावर शेयरिंग का वो जो है ऑपोजिशन में भी उभरा उन सिद्धांतों के कि अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए। मतलब जो पहले से एक प्रिंसिपल चले आ रहे कि अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर हो, उसके विरोध में ही जो है पावर शेयरिंग का आइडिया उभरा। लंबे समय तक ये माना जाता था कि सारी जो पावर्स गवर्नमेंट की है वो एक ही इंसान या ग्रुप ऑफ पर्संस के हाथों में होनी चाहिए, एक ही जगह पे। फिर ये महसूस किया गया कि अगर पावर को जो है डिसाइड किया गया है कि उसको डिस्पर्स किया जाए तो वो पॉसिबल नहीं है क्विक डिसीजंस लेना और उनको लागू करना। पर ये जो सब एक तरह से प्रिंसिपल्स थे, ये जब डेमोक्रेसी आई तो उससे काफी चेंज हो गए। एक बेसिक प्रिंसिपल जो डेमोक्रेसी का है वो ये कि लोग जो है वो सोर्स है सारी पॉलिटिकल पावर का। डेमोक्रेसी में लोग जो है रूल करते हैं खुद को इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, सेल्फ गवर्नमेंट की। एक अच्छा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रिस्पेक्ट दी जाती है डाइवर्स ग्रुप्स को, उनके विचारों को जो एग्जिस्ट करते हैं समाज के अंदर। हर एक की आवाज होनी चाहिए पब्लिक पॉलिसीज को बनाने में। इसलिए ये फॉलो करते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों के हाथ में हो
उतनी अच्छी है। मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो है वो कई सारी फॉर्म्स ले लेते हैं। अब इन्हीं में से जो मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट्स हैं वो देखते हैं कौन से हैं। तो पावर जो शेयर की जाती है वो अलग अलग ऑर्गन्स जो गवर्नमेंट के हैं उनके बीच में शेयर करी जाती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इसको मान के चलते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है पावर का, क्योंकि ये अलाउ करती है अलग ऑर्गन्स जो गवर्नमेंट के हैं वो उनको सेम लेवल पे रखा जाए ताकि वो डिफरेंट पावर्स को एक्सरसाइज कर सके। जैसे कि इस तरह का जो सेपरेशन होता है वो ये इंश्योर करता है कि कोई भी ऑर्गन जो है वो अनलिमिटेड पावर जो है एक्सरसाइज नहीं कर सकता। हर ऑर्गन चेक करता है दूसरे को। इससे एक बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट होता है कई सारे इंस्टीट्यूशंस के बीच में। पिछले साल हमने पढ़ा कि डेमोक्रेसी के अंदर भले ही मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज करते हैं पावर, पर वो रिस्पॉन्सिबल है पार्लियामेंट को या स्टेट असेंबलीज को। उसी तरीके से जजेस जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं एग्जीक्यूटिव के द्वारा, पर उनकी फंक्शनिंग जो है एग्जीक्यूटिव की या लॉज मेकिंग जो है वो जो है चेक करी जा सकती है लेजिस्लेचर्स के द्वारा। ये सिस्टम कहलाता है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। फिर है पावर जो शेयर करी जा सकती है अमंग गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल्स। एक जनरल गवर्नमेंट जो एंटायर कंट्री के लिए है या गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल और रीजनल लेवल के लिए। ऐसी जनरल गवर्नमेंट जो है पूरी कंट्री के लिए वो ज्यादातर कहलाती है फेडरल गवर्नमेंट। इंडिया में हम इसको जो है सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं। गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल या रीजनल लेवल पे होती है उनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है अलग अलग कंट्रीज में। अब यहाँ देखिए एक कार्टून दी है जिसमें दिखाया गया कि 2005 में कुछ नई लॉज जो है वो बनाई गई रशिया के अंदर, जिससे ज्यादा पावर्स मिल गई उनके प्रेसिडेंट को। वहीं सेम टाइम पे जो यूएस प्रेसिडेंट थे वो रशिया आए। अब इस कार्टून के अकॉर्डिंग क्या रिलेशनशिप जो डेमोक्रेसी और कंसंट्रेशन ऑफ पावर के बीच में है, क्या है यहाँ पे रिलेशनशिप? क्या आप कोई और एग्जाम्पल सोच सकते हैं इलस्ट्रेट करने के लिए जो यहाँ पर पॉइंट रखा गया है? एक तरफ पुतिन है, एक तरफ बुश है। इंडिया में हम इसको कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट। यह सिस्टम जो है सारी कंट्रीज में फॉलो नहीं किया जाता। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ कोई प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट है ही नहीं, पर उन कंट्रीज में जैसे हमारी है जहां पर अलग अलग लेवल्स है गवर्नमेंट के, कॉन्स्टिट्यूशन ने बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट किया है पावर्स डिफरेंट लेवल्स पर गवर्नमेंट के। यही जो है उन्होंने बेल्जियम में किया पर श्रीलंका में मना कर दिया। इसे कहते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। सेम प्रिंसिपल जो है एक्सटेंड किया जा सकता है लेवल्स पर गवर्नमेंट के जो कि लोअर होती है स्टेट गवर्नमेंट से, जैसे कि म्युनिसिपैलिटी और पंचायत। तो ये जो डिवीजन ऑफ पावर है जिसमें हायर और लोअर लेवल्स गवर्नमेंट के इन्वॉल्व हैं, इसे वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। इसके बारे में कुछ हद तक हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर पावर को शेयर किया जा सकता है अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में, जैसे कि जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स होते हैं। कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस अरेंजमेंट का। कुछ कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट्स होते हैं जिसको के कारण जो सोशली वीकर सेक्शंस हैं या जो वुमेन है वो रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में। लास्ट ईयर हमने पढ़ा सिस्टम रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज का असेंबलीज और पार्लियामेंट में हमारी कंट्री के। ये उस तरीके का अरेंजमेंट है जिसमें मेनली स्पेस दी जाती है गवर्नमेंट के अंदर और एडमिनिस्ट्रेशन करने की स्पेस दी जाती है जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं। अदरवाइज उनको ऐसा लगेगा जैसे हम गवर्नमेंट से तो बिल्कुल अलग हैं। ये मेथड जो है यूज किया जाता है माइनॉरिटी कम्युनिटीज को एक फेयर शेयर देने के लिए पावर में। यूनिट 2 में हम ऐसे ही बहुत सारे तरीके देखेंगे कैसे सोशल डाइवर्सिटीज को अकोमोडेट करते हैं। चौथा है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट देखने को मिलती है जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स या जो मूवमेंट कंट्रोल्स होते हैं उनके ऊपर जो है ये जो प्रेशर ग्रुप्स है या जो मूवमेंट्स है इनके बीच में पावर शेयरिंग देखने को मिलती है। जो कंट्रोल है, इन्फ्लुएंस है जो उन खासतौर से उन लोगों के बीच में जो पावर में है। डेमोक्रेसी में सिटीजन जो है उनके पास फ्रीडम होना चाहिए कि वो जो है अलग अलग कंटेंडर्स को चूज कर सके पावर के लिए। कॉन्टेम्पररी डेमोक्रेसी में ये जो है कंपटीशन की फॉर्म ले लेता है अलग अलग पार्टीज के बीच में। इस तरह के कंपटीशन इंश्योर करते हैं कि पावर जो है वो एक हाथ में नहीं है। लॉन्ग रन में पावर जो है शेयर करी जाती है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो रिप्रेजेंट करते हैं अलग आइडियोलॉजीज को और सोशल ग्रुप्स को। कई बार इस तरह की जो शेयरिंग है वो डायरेक्ट भी हो सकती है, दो या दो से ज्यादा पार्टीज अलायंस बना ले और इलेक्शंस को लड़े। अगर उनका अलायंस जो है वो चुना जाता है तो वो जो है कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं और फिर पावर शेयर करते हैं।
डेमोक्रेसी में हमें इंटरेस्ट ग्रुप्स जैसे कि ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स और इंडस्ट्रियल वर्कर्स के देखने को मिलते हैं। इन लोगों का भी शेयर होता है गवर्नमेंटल पावर में, आइदर पार्टिसिपेशन के थ्रू गवर्नमेंटल कमिटीज में या इन्फ्लुएंस करने पे जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उनमें। तो यूनिट 3 जो है हमारा, उसमें हम मेनली पढ़ेंगे वर्किंग कैसे होती है पॉलिटिकल पार्टीज। अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं पावर शेयरिंग के। इसमें कौन से टाइप्स जो है, 4 टाइप्स पावर शेयरिंग की वो रिप्रेजेंट करते हैं और कौन जो है किसके साथ शेयर कर रहा है। ये जो है एक तरीके से प्रॉपर आपका क्वेश्चन आंसर है, इसको हम सॉल्व करके आपको समझाते हैं। तो ये था आपका चैप्टर। अच्छा लगा सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल आशा एजुकेशन।